नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे हमने कल किया था पत्र लेखन और आज हम करेंगे निबंध लेखन कि निबंध को कैसे लिखा जाता है, जिसको प्रस्ताव भी कहते हैं। तो निबंध जो शब्द है वो दो जैसे उसके अंदर हैं। एक तो बंध जो है वो धातु है और नी जो है वो उपसर्ग है। अब ये उपसर्ग क्या होता है, जो हमारे शब्द के या धातु के पहले जो है लग करके शब्द के अर्थ को जो है वो परिवर्तित कर देता है। उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो दो होते हैं। उपसर्ग जो है वो आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है। जैसे ऊ जो है हम उससे भी याद रख सकते हैं, ऊ और प्र से भी याद रख सकते हैं। ऊ जो है जब हम वर्णमाला को देखें तो वो पहले आता है और पै को देखें तो वो बाद में आता है। तो इसीलिए भी हम इससे भी हम याद रख सकते हैं कि उपसर्ग जो है वो पहले लगता है शब्द के और जो प्रत्यय है वो बाद में लगता है। तो इसके अंदर निबंध के अंदर भी क्या है, जो नी है वो उपसर्ग है और जो बंध है वो धातु है। यानी कि नी बंध धातु में नी उपसर्ग जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ क्या है, निबंध विचारों या भावों को व्यवस्थित रूप से बांटकर या बांधकर प्रकट करना। जो हमारे विचार हैं, भाव हैं, उनको व्यवस्थित रूप से बांधकर जो है क्या करना, प्रकट करना, बताना। अब किसी विषय पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण, दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति को निबंध कहा जाता है। जैसे कोई भी हमने बात कहनी है तो उसकी प्रकृति को देखते हैं, उसका स्वरूप कैसा है उसको देखते हैं, उसके अंदर उसके गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, और वो गद्य जो शैली होती है, गद्य मतलब सीधा रूप से लिखना, सीधा पैरों रूप में लिखना, और पद्य मतलब कविता रूप में लिखना। तो अभिव्यक्ति गद्यात्मक होती है निबंध की, और उसको जो है निबंध किसको कहा जाता है, जो भावों की या विचारों की सुसंबद्ध या फिर जो लयबद्ध भी कह सकते हैं हम, या सुबंधित रूप से बांधकर जो लिखी गई भाषा है वो निबंध है। अब निबंध के भाग कौन कौन से हैं? निबंध के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले भूमिका, फिर विषय विवेचन और फिर उपसंहार। अब भूमिका के अंदर भूमिका को हम उसकी प्रस्तावना भी कह सकते हैं या आरंभ भी कह सकते हैं। विषय विवेचन जो उसके बीच का भाग है, जिसके अंदर हम सारी निबंध की डिटेल देते हैं, और फिर उपसंहार उसका जो निचोड़ निकालते हैं कि बात मुख्य रूप से वो क्या क्या कहना चाहता है और कैसे कैसे क्या उसमें कहा गया है। अब जैसे इसके अंदर बताया जाता है कि जो निबंध होता है, निबंध की भूमिका जो होती है वो जितनी आकर्षक होती है वह उतना ही रोचक, यानी कि हमारे को रुचिकर लगता है, हमें लुभाने वाला होता है। और भूमिका की शुरुआत किसी हम काव्य पंक्ति से भी कर सकते हैं, किसी सूक्ति वचन या सीधे विषय विवेचन से भी उसका जो प्रारंभ है वो किया जा सकता है। और विषय विवेचन के विषय में संबंधित सभी बिंदुओं की अलग अलग अनुच्छेदों में जो है वो चर्चा की जाती है। और निबंध के अंतिम भाग में विषय वस्तु का निचोड़ प्रस्तुत किया जाता है। निबंध के अंत में यदि किसी महत्वपूर्ण पंक्ति, उदाहरण, सूक्ति आदि का प्रयोग किया जाए तो वह निबंध जो है वो अत्याकर्षक यानी कि प्रभावशाली और हमें आकर्षित करने वाला बन जाता है। फिर अच्छे निबंध के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? निबंध निर्धारित शब्द सीमा के अंदर ही लिखा जाना चाहिए। जैसे निबंध के ऊपर दिया जाता है कि 150 या 200 शब्दों में लिखें, तो वो लगभग उतने शब्दों के अंदर जो निर्धारित शब्द किए गए हैं, जो शब्द हमें बताए गए हैं, उन्हीं के अंदर ही लिखा जाना चाहिए।
निबंध में प्रयुक्त वाक्य क्रमबद्ध और सुसंबद्ध हों, यानी कि क्रम के वाक्य जो होने चाहिए वो शुद्ध होने चाहिए। निबंध की भाषा जो है वो सरल भी होनी चाहिए, मौलिक और विषय के अनुकूल, यानी कि जैसे मान लो पर्यावरण संबंधित कोई भी निबंध पूछा गया है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित या दहेज प्रथा से संबंधित, तो उसी के अनुकूल ही जो वाक्य होने चाहिए वो उसी के अनुकूल ही, विषय के अनुकूल ही होने चाहिए, विषय से नहीं भटकना चाहिए। निबंध में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे मान लो कि एक पंक्ति जो है वो पूरी हो गई है तो उसके बाद हमें विराम चिन्ह जो है वो लगाना चाहिए। और हेडिंग के अंदर हेडिंग बना करके ही हमें प्रस्ताव या निबंध को लिखना चाहिए। निबंध में दिए गए संकेत बिंदुओं, अगर संकेत बिंदु जैसे जो हेडिंग अगर दिए गए हैं तो उसके अनुरूप, उसके आधार पर जो है निबंध लिखा जाना चाहिए। और अगर हमें हेडिंग या संकेत बिंदु नहीं दिए गए हैं तो हमें संकेत बिंदु स्वयं बना करके निबंध को लिखना चाहिए। संकेत बिंदु अथवा कथन के सभी पक्षों को ध्यान में रखकर ही निबंध को लिखा जाना चाहिए। और निबंधों की शब्द सीमा जो है वो जितनी कही गई हो 200, 250, 150, तो उसी के मध्य ही होनी चाहिए। तो अब जैसे एक है आपका पर्यावरण प्रदूषण, या पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है, तो उसमें जो आपको जैसे जो संकेत बिंदु दिए भी जाते हैं और कई बार जो है वो संकेत बिंदु नहीं भी दिए जाते। तो अगर संकेत बिंदु दिए गए हैं तो संकेत बिंदुओं के अनुसार, और अगर नहीं दिए गए हैं तो संकेत बिंदु स्वयं बना करके भी हम उसको लिख सकते हैं। जैसे सत्संगति के विषय में अगर पूछा जाए, सत्संगति का महत्व पूछ लिया जाए, तो सबसे पहले हम उसकी भूमिका बनाएंगे, फिर सत्संगति का अर्थ लिखेंगे, और फिर जैसे इसके अंदर सत्संगति का अगर हम लिखें तो इसमें जैसे सत्संगति सुख उपजे, कुसंगति सुख जाए, इस पंक्ति को लिख करके भी हम आगे उसका आरंभ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया ही है कि हम काव्य रूप में या पद्य रूप में या दोहे को पहले लिख करके फिर भी हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब जैसे सत्संगति के ऊपर लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सत्संगति सुख उपजे, कुसंगति सुख जाए, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हम भूमिका के अंदर बता सकते हैं कि सत्संगति यानी कि अच्छी संगति होने से सारे सुख जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, और बुरी संगति होने से सारे सुख जो हैं वो हमारे चले जाते हैं। और फिर सत्संगति का अर्थ हम स्पष्ट कर सकते हैं, और फिर विद्यार्थी जीवन में जो है सत्संगति का क्या महत्व है और कुसंगति का क्या अर्थ है, फिर कुसंगति क्या प्रभाव डालती है, फिर सत्संगति के लाभ और कुसंगति की हानियाँ बता सकते हैं, और फिर जो है इसका उपसंहार लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो निबंध है वो बन जाएगा। ऐसे ही पर्यावरण से, ऐसे ही अभ्यास का महत्व, तो ऐसे ही अन्य जो हैं जैसे दहेज प्रथा है या अन्य कोई भी निबंध है उसको हम लिख सकते हैं। जैसे आतंकवाद का बढ़ना, या फिर जैसे आतंकवाद के दुष्परिणाम, कोई भी निबंध हो उसको हम इस माध्यम से लिख सकते हैं। जैसे सदाचरण के अंदर जैसे सदाचार का अर्थ और महत्व, फिर अनुशासन एवं सदाचार का संबंध, फिर सदाचार एवं समय का संबंध, और सदाचार के लाभ, और अंत में निष्कर्ष। इस तरह से संकेत बिंदु क्या क्या है? सदाचार का अर्थ एवं महत्व, अनुशासन एवं सदाचार का संबंध, सेकंड संकेत बिंदु, थर्ड है सदाचार एवं या सदाचरण एवं समय का संबंध, सदाचरण के लाभ, और फिर लास्ट है निष्कर्ष। इस तरह से संकेत बिंदु आपको कई बार दिए भी जाते हैं
और कई बार नहीं भी दिए जाते। अगर दिए गए हैं तो संकेत बिंदुओं के आधार पर, और अगर नहीं दिए गए तो वैसे आप संकेत बिंदु बना भी सकते हो। जैसे नारी शिक्षा अगर आपका निबंध आ जाए तो इसमें संकेत बिंदु हैं, जैसे मान लो नारियों के संबंध में जो शास्त्रीय मान्यता है, यानी कि जो शास्त्र हैं हमारे पुराने, उनके अनुसार क्या मान्यता है, प्राचीन एवं मध्यकाल में नारी की क्या स्थिति थी, और फिर नारियों के उत्थान हेतु किए गए प्रचार, और फिर लास्ट में निष्कर्ष। और इसमें नारी शिक्षा के विषय में भी, जैसे नारी शिक्षा या नारी का महत्व, या फिर जैसे इसके अंदर हम इसको कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, एक दोहे से भी शुरुआत कर सकते हैं। संस्कृत का जैसे एक दोहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता जो हैं वो निवास करते हैं। तो इस तरह से आपको निबंध करने हैं, आप बड़े अच्छे से कर सकते हो। नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ भी सकते हो। धन्यवाद।